गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। कैसे हैं बच्चे लोग आप? चलिए, तो आज मैं फिर से हाजिर हूं आपके लिए महामैराथन सीरीज का एक नया टॉपिक लेकर, जिसका नाम है सस्पेंशन एंड इमल्शन। सस्पेंशन एंड इमल्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी का। हालांकि हम इसको फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में भी पढ़ते हैं, लेकिन एक कॉमन टॉपिक है दोनों के लिए। अगर देखें, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बोले सर सस्पेंशन इमल्शन किस में आएगा, फार्माटेक में आएगा या फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में? कॉमन टॉपिक है, तो हम इसको ऐसे अलग से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि फिजिकल फार्मा या फिर फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी का है। चलिए, तो आज ये पार्ट होने वाला है आपका पार्ट नंबर 27। और जैसे कि आपको पता है, हम इस पूरी महामैराथन सीरीज में 10,000 एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये सीरीज आपके जैसे कि लग रहा है कि एग्जाम के हिसाब से लग रहा है कि एग्जाम थोड़ा सा लेट होगा, तो एग्जाम तक ही जाएगी ये सीरीज, आपके एग्जाम तक, आपके मकाम तक आपको पहुंचा के रहेगी। चलिए, तो बच्चों, चलिए मैं बढ़िया हूं बच्चों। आप लोग, उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी बढ़िया होगे। बहुत जोरदार पढ़ाई कर रहे होगे आप, एकदम से स्पीड में अब आपकी पढ़ाई आ चुकी होगी। डेफिनेटली, डेफिनेटली आप अपने करियर को लेकर, या कह सकते हैं आप अपने टारगेट को लेकर, आप एकदम से सीरियस हो चुके होगे और जोरदारी से पढ़ाई आप लोग कर रहे होगे। तो ये महामैराथन सीरीज आपकी तैयारी को एक शेप देने का काम करने वाली है आपकी, जैसे कि आपको पता ही है बच्चों। चलिए, कोई नहीं, चलते हैं। सबसे पहले आज मैं क्वेश्चन डिस्कस कराने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 25 दिसंबर को जो हमारा जीपेट अचीवर टेस्ट होने जा रहा है, 25 दिसंबर मतलब क्रिसमस इवनिंग को ये टेस्ट होगा। और ये आपको पता ही है कि ये टेस्ट 24 आवर्स के लिए ओपन रहता है। इसमें 50 एमसीक्यूज रहेंगे। टॉपिक जो मैराथन सीरीज में, ये ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो इस हफ्ते में मैराथन सीरीज में जो हमने टॉप क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपने एचईपी में सेल टिश्यू ब्लड डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आपका एचईपी का 16 दिसंबर को मैराथन हुआ था। फिर 18 दिसंबर को आपने फार्माकोलॉजी का ऑटोकॉइड्स वाला मैराथन हुआ था। उसमें सरफेस टेंशन इंटरफेशियल फिनोमेना, विस्कोसिटी, रियोलॉजी, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का, एल्काइल हैलाइड और एल्कोहल आपका किसमें, केमिस्ट्री का। फिर उसके बाद फार्माकोलॉजी का आपका ड्रग यूजिंग फॉर दी कफ, ब्रोंकियल अस्थमा, मसल रिलैक्सेंट, लोकल एनेस्थेटिक। फिर आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग, सस्पेंशन और इमल्शन। फिर उसके बाद 23 को हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स का क्लासिफिकेशन, जो डिफरेंट ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलते हैं उनके बारे में, जो कि फार्माकोलॉजी का कह सकते हैं कि पार्ट होगा। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो मैराथन है वो 25 को कार्बोक्सिलिक एसिड ईथर का होने जा रहा है। तो ये जो आपका टेस्ट है, जैसे कि आपको पता है कि आपका 24 आवर्स के लिए ओपन रहेगा। उसमें बैच कोड जो आपको यूज करना है वो जीडीसी जीपैट 24, जैसे कि आपको पता ही है। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपका जीडीसी जीपैट अचीवर टेस्ट 4 के लिए। चलिए, बेटा ना आए तो अच्छा है कोविड वापस, क्योंकि बहुत बेकार चीज है। ठीक है, हम तो ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स के लिए तो ठीक है, चलिए कॉलेज बंद हो जाएंगे, क्लासेस ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। लेकिन जो लोग वर्क करते हैं, जिनका बिजनेस है, उनके लिए काफी मुश्किलात हो सकती हैं। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करें कि ये विपत्ति जो 2 साल हमने फेस किया 2020 और 2021 में, वो विपत्ति और मुश्किलात दोबारा से हमारे सामने ना आए। चलिए, ओके, चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू। हम्म, चलिए, आज का पहला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1301। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकल साइज डू नॉट शो ब्राउनियन मूवमेंट इन अ सस्पेंशन शुड बी। ब्राउनियन मोशन क्या होता है? जिगजैग मोशन होता है, जो सस्पेंशन और कोलॉइड दोनों फॉलो करते हैं। लेकिन यहां पर एक कंडीशन होती है कि पार्टिकल का साइज अगर एक स्पेसिफिक लिमिट में है, तभी वो ब्राउनियन मोशन फॉलो करेगा। अगर पार्टिकल का साइज बहुत कम है, पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा है, तो ब्राउनियन मोशन फॉलो नहीं करेगा। ब्राउनियन मोशन जो होता है, जिगजैग मोशन या ड्रंकन मोशन के नाम से जानते हैं। पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर कोलॉइड करते हैं, एक दूसरे से कोलिजन करते हैं या कंटेनर वॉल से टकराते हैं, तो अपना कंटिन्यूअसली अपना पाथवे चेंज करते रहते हैं, जिसके कारण उनका रेट ऑफ सेडिमेंटेशन क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। तो ब्राउनियन मोशन सेडिमेंटेशन को काउंटरएक्ट करता है एक तरीके से, अगर हम बात करें। और यहां पर देखें, अगर हम देखें ऑप्शंस के हिसाब से अगर बात करें, तो ऑप्शन ए 2 माइक्रोन, ऑप्शन बी 4 माइक्रोन, ऑप्शन सी 6 माइक्रोन, ऑप्शन डी 5 माइक्रोन।
तो हमें पता है कि 2 to 5 माइक्रोन साइज तक के पार्टिकल ब्राउनियन मोशन शो करते हैं। तो यहां पर देखें 2 माइक्रोन, 4 माइक्रोन और 5 माइक्रोन ये रेंज में आ रहे हैं, जो ब्राउनियन मोशन के लिए कंपलसरी है या ब्राउनियन मोशन के लिए मैंडेटरी जो साइज रेंज है वो हमारी 2, 4, 5 ये तीनों आ रहे हैं। लेकिन यहां पर 6 माइक्रोन जो साइज है, मतलब साइज एक्सीड हो गया है, 5 माइक्रोन से मोर देन है, तो उस केस में ब्राउनियन मोशन फॉलो नहीं होगी, क्योंकि ब्राउनियन मोशन के लिए पार्टिकल अगर हैवी हो जाएगा तो ब्राउनियन मोशन फॉलो नहीं करेगा। ओके, चलिए, तो इसके कारण क्या होगा, इसके कारण क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। करेक्ट आंसर इज सी, 6 माइक्रोन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ब्राउनियन मोशन के बारे में मैंने काफी कुछ सारी बातें बताई, ब्राउनियन मोशन क्या होती है, किस तरीके से होती है। चलिए, सी इज द राइट आंसर। ये इसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है। तो यहां पर मैंडेटरी जो कंडीशन है कि डायमीटर ऑफ पार्टिकल शुड बी 2 to 5 माइक्रोन फॉर द ब्राउनियन मोशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन ऑफ अ सस्पेंशन इज 1.5, द सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ volume is 0.75. What will be the ultimate volume of the deflocculated suspension? GPAT 2011 का क्वेश्चन है। यहां पर आप आंसर करिए। चलिए, यस बच्चों, इसका जो सबसे पहले हमें इक्वेशन को याद रखना है। इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन में रिकॉल करूंगा आपके लिए। बीटा, बीटा मतलब डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन। डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन बीटा इक्वल टू था आपका अल्टीमेट सेडिमेंट वॉल्यूम, अल्टीमेट सेडिमेंट वॉल्यूम ऑफ फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन और अल्टीमेट सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। हमें यहां पर डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन दिया गया है, कितना दिया गया, 1.5 दिया गया है, ठीक है। और यहां पर जो आपका अगर बात करें, ठीक है ना, जो हम बात करें सेडिमेंटेशन वॉल्यूम, ठीक है, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम कितना है, 0.75। तो अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ द डिफ्लॉक्ड सस्पेंशन ये पूछा गया है। तो डीएफ इक्वल टू, डीएफ मतलब अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ डिफ्लॉक्टेड सस्पेंशन इक्वल टू 0.75 अपॉन 1.5। तो इसको आप सॉल्व करोगे, नहीं बेटा, इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा। बहुत सिंपल सी इक्वेशन थी, मैंने इक्वेशन भी लिख दी थी आपको। तो 15.5 जा 75.75 इक्वेशन भी आपको लिख दिया था, आपको बहुत सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर लेना था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी इज द राइट आंसर। यस, डी इज द राइट आंसर। ओके, ये देख सकते हैं आप, ये फॉर्मूला है आपका और ये क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया गया, उसी क्वेश्चन को डी होगा। जो लोग सी आंसर दे रहे हैं या ए दे रहे हैं तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा ये करेक्ट फॉर्मूला है और इसके बेस पर आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए, द स्टेबिलिटी ऑफ एंड सेल्फ लाइफ सस्पेंशन डिटरमाइन बाय, किससे डिटरमाइन करते हो, फ्रीज था स्टडी से, सेडिमेंटेशन से, पार्टिकल साइज से, पार्टिकल शेप से। देखिए, सेडिमेंटेशन, पार्टिकल साइज, पार्टिकल शेप। देखिए, पार्टिकल शेप को भूल जाइए, पार्टिकल साइज रेट ऑफ सेडिमेंटेशन को अफेक्टेड करता है, लेकिन रेट ऑफ सेडिमेंटेशन से हम सेल्फ लाइफ का निर्धारण नहीं कर सकते, हम डिटरमाइन नहीं कर सकते सेल्फ लाइफ को, स्टेबिलिटी को। स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए सबसे बेस्ट थिंग होती है आपका टेम्परेचर। क्या होती है बच्चों, टेम्परेचर। और यहां पर अगर टेम्परेचर की बात करें तो फ्रीज था स्टडी जो आपको दिख रही है, यहां पर हम टेम्परेचर फ्लक्चुएशन लेते हैं। फ्रीज का मतलब होता है लो टेम्परेचर और थॉ का मतलब होता है हाई टेम्परेचर। तो यहां पर हम कंटिन्यूअसली ट्रीटमेंट देते हैं हम सस्पेंशन को लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर के, लो टेम्परेचर के और हाई टेम्परेचर के, जिसके कारण टेम्परेचर आपके जो सस्पेंशन की दूसरी प्रॉपर्टीज होती है वो चेंज हो सकती हैं। तो इसके हिसाब से हम इसकी क्या कर सकते हैं, सेल्फ लाइफ, हम इसकी एक्सपायरी डेट भी डिसाइड कर लेते हैं, पैकेजिंग कंडीशन भी, पैकेजिंग किस तरीके से करनी है, स्टोरेज कंडीशन क्या होनी चाहिए वो हम निकाल लेते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए इज द राइट आंसर। ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहां पर स्टेबिलिटी स्टडी के लिए फ्रीज था साइक्लिक मेथड आप यूज करते हो। अगला क्वेश्चन, जीपैट 2015 का, एग्रीगेट्स विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय फाइब्रस एंड ओपन नेटवर्क।
ओपन नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं। ओपन नेटवर्क मतलब किसके बारे में बात हो रही है बच्चों? ओपन नेटवर्क मतलब फ्लक्स के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में? फ्लक्स के बारे में। तो फ्लक्स की प्रॉपर्टी सबसे पहला कॉल्ड एज फ्लॉक्यूल्स, बिल्कुल सही। हैव हाई सेडिमेंटेशन रेट, बिल्कुल सही बात है। अगर किसी कंपाउंड का, अगर मान लीजिए किसी कंपाउंड का यदि आप क्या बनाते हो, फ्लक्स बनाते हो, तो सेडिमेंटेशन रेट क्या हो जाती है? हाई हो जाती है। ऑब्वियसली बात है, ये भी करेक्ट है। हैव हाई सेडिमेंटेशन, हाई सेडिमेंटेशन रेट, हाई सेडिमेंट हाइट, बिल्कुल सही है, सब कुछ है। कॉल्ड एज क्लोग्यूल, आपने देखा फ्लोकुलेट सस्पेंशन में सेडिमेंट की हाइट भी ज्यादा होती है, सेडिमेंट की रेट भी ज्यादा होती है। लेकिन कॉल्ड एज कोएग्यूल, कोएग्यूल नहीं बोल सकते। कोएग्यूल में क्या होता है? पार्टिकल एक दूसरे के बहुत पास पास आ जाते हैं, मतलब फ्लक्स में क्या होता है? थोड़ा दूर रहते हैं, लेकिन कोएग्यूल में पार्टिकल एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक आ जाते हैं, और कोएग्यूल के बाद ही हार्ड केक फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? हार्ड केक फॉर्मेशन होता है। इसलिए जो बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पी क्यू आर सभी के सभी करेक्ट है, लेकिन एस इनकरेक्ट है। एस क्या? इनकरेक्ट है। कुछ बच्चों ने आंसर सही दिया है, बिल्कुल सही, बी आंसर है। बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। हाँ जी बच्चों, बी इज द राइट आंसर, डेफिनेटली। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लोकुलेटिंग एजेंट फॉर नेगेटिव चार्ज ड्रग? जीपैट 2010 का क्वेश्चन है। यदि मान लीजिए आपकी ड्रग के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यदि मान लीजिए आपकी ड्रग के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो उस केस में आप किस टाइप का फ्लोकुलेटिंग एजेंट यूज करेंगे? तो बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो फ्लोकुलेटिंग एजेंट होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके इलेक्ट्रोलाइट्स, दूसरे होते हैं आपके सरफेक्टेंट, और तीसरे होते हैं आपके पॉलीमर्स। ठीक, ये तीन होते हैं, सरफेक्टेंट, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड पॉलीमर। तो यहां पर बेंटोनाइट्स, ट्रेगाकैंथ, ठीक है ना, ये तो हम यूज करेंगे नहीं एज अ फ्लोकुलेटिंग एजेंट। ओके, तो फ्लोकुलेटिंग एजेंट में यदि हम बात करें, सरफेक्टेंट यूज करना है आपको, सरफेक्टेंट तो है नहीं। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड और सोडियम बाइफॉस्फेट बनता है, लेकिन हमारी ड्रग के ऊपर चार्ज कौन सा है? नेगेटिव चार्ज है ड्रग के ऊपर। कौन सा है बच्चों? नेगेटिव चार्ज है ड्रग के ऊपर। क्या? नेगेटिव चार्ज है। तो हमें अपोजिट चार्ज वाला, क्योंकि यहां पर क्या होता है, जब फ्लक्स बनते हैं तो जीटा पोटेंशियल डाउन होता है, जीटा पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो अपोजिट चार्ज वाला क्या लेना पड़ेगा आपको? फ्लोकुलेटिंग एजेंट लेना पड़ेगा, जिसमें ज्यादा आयन बने, नंबर ऑफ आयन्स ज्यादा हो, तो यह कि आयन की जो बैलेंस ही ज्यादा हो। तो यहां पर अगर देखें तो आप देख रहे होंगे सर, यहां पर सोडियम बाइफॉस्फेट है, इसको ले सकते हैं, और एल्यूमिनियम क्लोराइड ले सकते हैं। लेकिन ठीक है, आप बोल रहे ठीक है, दोनों ले सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर एल्यूमिनियम क्लोराइड को अगर देखें तो एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज होता है, तो जीटा पोटेंशियल को डिक्रीज करने के लिए ज्यादा इफेक्टिव होता है एज कंपेयर टू सोडियम बाइफॉस्फेट। इसलिए हमारी जो प्राइमरी चॉइस होगी वो क्या रहेगी? अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज को यदि आपको क्या करना है, कंप्रोमाइज करना है, तो आपको पॉजिटिव चार्ज का फ्लोकुलेटिंग एजेंट लेना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए इज द राइट आंसर। मेरे ख्याल से ज्यादातर बच्चे ए ही आंसर कर रहे हैं। ओके जी, चलिए, ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। OW माइक्रो इमल्शन, देखिए OW माइक्रो इमल्शन कंटेनिंग हाइड्रोफ्लिक सरफेक्टेंट प्रोड्यूसेस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, गेट 1994। माइक्रो इमल्शन पूछा है, तो माइक्रो इमल्शन कैसे होते हैं? ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट, मिल्की व्हाइट, इंटेंस व्हाइट। देखिए माइक्रो इमल्शन की डेफिनेशन क्या होती है? माइक्रो इमल्शन की अगर डेफिनेशन को देखें तो ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम होते हैं। कैसे होते हैं बच्चे? ट्रांसपेरेंट सिस्टम होते हैं, सीधा। तो ट्रांसपेरेंट किस ऑप्शन में आ रहा है? ओनली बी ऑप्शन में आ रहा था। ट्रांसपेरेंट आइसोट्रोपिक थर्मोडायनेमिकली स्टेबल सिस्टम कॉल्ड दी माइक्रो इमल्शन। क्या होगा? माइक्रो इमल्शन। बहुत ही सिंपल है, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता। ठीक है, इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। तो बी इज द राइट आंसर। बी क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर बी है। चलिए आंसर देख लेते हैं हम। ये इसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है, आप देख सकते हैं यहां पर। चलिए आगे बढ़ जाए। थ्योरीज ऑफ इमल्सिफिकेशन आर कैरेक्टराइज्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। थ्योरी ऑफ इमल्सिफिकेशन आपने देखा होगा, डिफरेंट टाइप की थ्योरीज आपने सुना होगा। आपकी इंटरफेशियल फिल्म थ्योरी,
आपकी इंटरफेशियल फिल्म थ्योरी, सरफेस टेंशन थ्योरी, ओरिएंटेड वेज थ्योरी और इंटरफेशियल फिल्म थ्योरी या प्लास्टिक फिल्म थ्योरी के 3 टाइप होते हैं, मोनोमोलिकुलर फिल्म थ्योरी और आपका मल्टी मोलिकुलर फिल्म थ्योरी और सॉलिड पार्टिकुलेट फिल्म थ्योरी। लेकिन यहां पर देखें ए, सी और डी तीनों तो फिल्म थ्योरी या थ्योरीज ऑफ इमल्सिफिकेशन को एक्सप्लेन कर रहा है, बता रहा है, थ्योरी ऑफ इमल्सिफिकेशन को एक्सप्लेन कर रहा है। लेकिन फेज इन्वर्जन इज द स्टेबिलिटी प्रॉब्लम ऑफ द इमल्शन। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। हाँ जी बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। बी इज द राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं पॉसिबल डिस्क्रिप्शन आपका ये थ्योरीज के बारे में है और फेज इन्वर्जन कहीं भी दिया नहीं है इसमें। विच फेज ऑफ इमल्शन इज रिवर्सिबल फेज, या कह सकते हैं विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज द कैसी रिवर्सिबल टाइप की प्रॉब्लम। ठीक है, क्रैकिंग, क्रीमिंग, फेज इन्वर्जन, कोलिशंस। तो क्रैकिंग में मतलब होता है कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द ऑयल एंड वाटर फेज कॉल्ड द क्रैकिंग, ये भी इरिवर्सिबल होता है। फेज इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि इंटरनल फेज एक्सटर्नल फेज और एक्सटर्नल फेज इंटरनल फेज बन जाए, मतलब रिवर्स ऑफ द इमल्शन कॉल्ड द फेज इन्वर्जन, ये भी आपकी इरिवर्सिबल होती है। उसके बाद आता है कोलिसेंस। कोलिसेंस में क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ द इंटरनल फेज ग्लोब्यूल्स बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ द इमल्सिफाइंग लेयर टू अ सर्टेन एक्सटेंट। कुछ एक्सटेंट तक, कुछ हद तक आपकी इमल्सिफायर की लेयर टूट गई है तो आपकी ग्लोब्यूल्स फ्यूज होना शुरू हो गई है, क्योंकि कोलिसेंस के बाद ही क्रैकिंग होती है। तो क्रैकिंग, फेज इन्वर्जन, कोलिसेंस ये कैसी होती है? तीनों की तीनों इरिवर्सिबल प्रोसेस होती हैं। यहां पर रिवर्सिबल पूछा गया है। तो क्रीमिंग और फ्लोकुलेशन, एक और होता है फ्लोकुलेशन, वो भी क्या होता है? रिवर्सिबल होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। बी क्या होगा बच्चों? राइट आंसर होगा। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। बी इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कई बार आप लोगों ने देख ली होगी, इसको आप एडवर्टाइजमेंट ना समझे, ये आपके बेनिफिट के लिए। जिन बच्चों ने अभी तक क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किया है उनके पास अभी भी समय है। 5 मंथ में जीपैट क्रैक करने का एक मौका है, जिसमें आपको इंडिया की बेस्ट फार्मा फैकल्टी पढ़ा रही है और पढ़ाएंगी। और कुल मिला के बात है कि इसमें 1000 प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, 250 प्लस लाइव क्लासेस, 500 ऑनलाइन टेस्ट, डीपीपीज बहुत सारी, और फ्री ई कंटेंट मिलेगा मात्र 6000 रुपए में। इससे बेहतर डील क्या हो सकती है? चलिए, when ammonium chloride is gradually and slowly incorporate into emulsion stabilized by with ammonium oleate। क्वेश्चन को समझिएगा, आपका एक इमल्शन है जो कि स्टेबलाइज है अमोनियम ऑलिएट की हेल्प से। आपने इसमें धीमे धीमे करके अमोनियम क्लोराइड ऐड कर दिया। अमोनियम ऑलिएट से स्टेबल था लेकिन आपने अमोनियम क्लोराइड कर दिया, तो क्या हो सकता है? इमल्शन विल क्रैक इमीडिएटली, it will invert from OW to WO, it will invert from WO to OW, there will be no impact on physical stability। चलिए, थैंक यू बेटा। बेटा साईं राम, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे दो, बहुत आगे जाओगे, नहीं तो दुनिया कहेगी बेटा आगे जाओ आगे जाओ। ठीक है, चलिए आंसर करो इसका। क्या होगा? यहां पर क्रैकिंग ऑफ इमल्शन हो जाएगा, क्योंकि आप इसमें सॉल्ट ऐड कर रहे हो। क्या ऐड कर रहे हो? सॉल्ट। सॉल्ट के ऐड करने से क्या हो जाता है? आपका इमल्शन की ब्रेकिंग हो जाती है। तो ये इज द राइट आंसर। ठीक है, ये इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, इमल्शन क्रैक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ग्लोबल साइज ऑफ पेरेंटल इमल्शन, ये क्वेश्चन पूछा गया है जीपैट 2014 में। 0.1 टू 0.5 माइक्रोन, 0.5 टू 5 माइक्रोन, 5 टू 10 माइक्रोन, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 1310 का आंसर करिए। हाँ जी बच्चों, क्या होगा आंसर इसका? नॉर्मल साइज होता है बेटा 0.5 टू। कितना होगा? चलिए जनता के साथ जाएंगे हम भी। 0.1 टू 0.5 ये नॉर्मल होता है, लेकिन अगर हम इमल्शन, पेरेंटल इमल्शन के केस में बात करें तो साइज थोड़ा छोटा होता है। ओके, चलिए
आगे बढ़ जाते हैं, फटाफट करते हैं हम लोग। देखो ये साइज रेंज आप देख सकते हैं यहां पर। चलिए, हाउ द वेटिंग एजेंट इन दी सस्पेंशन, क्या करते हैं वेटिंग एजेंट? जीपैट 2015 का क्वेश्चन है। इंक्रीज द कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन सब्सटेंस एंड सॉल्वेंट, रिड्यूस द कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन सब्सटेंस एंड सॉल्वेंट, नो चेंज इन द कॉन्टैक्ट एंगल, इंक्रीज द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन एक्सटर्नल फेज एंड इंटरनल फेज। तो आपको पता है वेटिंग एजेंट का जो फंक्शन होती है वो तीन तरह से काम करते हैं। सबसे पहला, ये कॉन्टैक्ट एंगल को रिड्यूस कर सकते हैं, इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन दी एक्सटर्नल फेज और इंटरनल फेज को रिड्यूस करते हैं। और तीसरा क्या होता है कि जो इंटरनल फेज के चारों तरफ, यदि मान ली सस्पेंशन है तो इंटरनल फेज के चारों तरफ जो गैस होती है उसको डिस्प्लेस कर देते हैं। तो इसके तीन मोड ऑफ एक्शन होते हैं। तो यहां पर एक मोड ऑफ एक्शन जो दिखाई दे रहा है वो करेक्ट दिखाई दे रहा है, इंक्रीज दी कॉन्टैक्ट रिड्यूस दी कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन दी सब्सटेंस एंड सॉल्वेंट। यहां पर इंक्रीज दी गया इंटरफेशियल टेंशन, इसलिए डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? हाँ, जनता भी बी बोल रही है तो हम भी बी के साथ जाएंगे। बी इज द राइट आंसर। ये देख सकते हैं पॉसिबल डिस्क्रिप्शन इसका। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर नॉट यूज्ड एज ए ह्यूमेक्टेंट? तो ह्यूमेक्टेंट के लिए आप, मैं क्लू देना चाहूंगा आपको, एक बात बताना चाहूंगा ह्यूमेक्टेंट के लिए बेटा, ध्यान दीजिएगा कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें OH ग्रुप होता है और स्पेशली पॉलीऑल्स, OH ग्रुप होता है और स्पेशली पॉलीऑल्स होते हैं, वो सभी के सभी ह्यूमेक्टेंट होते हैं। जीपैट 2023। तो हमें इसके बाद क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल एल्कोहल है, सॉर्बिटॉल एल्कोहल है, ग्लिसरॉल एल्कोहल है, टोकोफिरॉल विटामिन ई है। ऑल पर मत जाइए, उसके ऑल पर मत जाइए। टोकोफिरॉल विटामिन ई है, ये ह्यूमेक्टेंट का काम नहीं करता। ठीक है, क्या हो जाएगा? इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते। HLE वैल्यू ऑफ ट्रेगाकैंथ, ये क्वेश्चन सुना सुना सा कुछ देखा देखा सा लगता है, सुना सा लगता है। ठीक है, ट्रेगाकैंथ 4.7, 8.7, 13.2, 14.3। ठीक है, ट्रेगा 13 मतलब ट्रेगा 13.2, ये क्वेश्चन आ चुका है। यस, क्या होगा आंसर? 13.2। क्वेश्चन को गलत मत करिए, क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। 13.2 इज द राइट आंसर। चलिए, तो आप देख सकते हैं अकेशिया का 8, ठीक है ना, आ से 8 और अकेशिया। सॉर्बिटॉन नॉरेट स्पान 28.6, सॉर्बिटॉन स्ट्रेट 4.7, ट्विन 20 16.7, पॉलीसॉर्बिटेटेड 15, SLS 40 सबसे ज्यादा, सोडियम ऑलिएट 18, ट्रैकेन 13.2, ट्राइएथेनोमिन ऑलिएट 12। चलिए, which of the following is an example of hemiester anionic surfactant for pharmaceutical emulsion? सल्फोसक्सिनेट, सार्कोसिनेट, टॉरेट और लैक्टेट। क्या होगा करेक्ट आंसर? हाँ जी बच्चों, मैंने ही ट्रिक दिया था, सही है। ओके, आई एम ओके। चलिए बेटा, आंसर करिए इसका, क्या होगा? मैंने बताया था आपको, सल्फेट, सोप सल्फेट और सोप सल्फेट और सल्फोनेट्स, ये सभी क्या होते हैं? एनानिक टाइप के सर्फेक्टेंट होते हैं। तो यहां पर देखिए ट्रिक आपके पास थी, तो उसके हिसाब से क्या होगा? ठीक है ना, ट्रिक अगर आपको देखें तो इसके हिसाब से आंसर क्या होगा? ए आंसर हो जाएगा, सल्फोसक्सिनेट, ये इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं सोप सल्फेट और सल्फोनेट, ये हेमिएस्टर सीरीज का है, सल्फोसक्सिनेट। या फार्मा मंत्रा में आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन सब मिल जाएगा आपको। चलिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन। Flocculating agent are neutral electrolytes that are capable of reducing the zeta potential of suspended charge particle to zero। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट है, जीटा पोटेंशियल को रिड्यूस करते हैं। डेफिनेट सी बात है कि ये क्या करते हैं? जीटा पोटेंशियल को क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया।
Sodium chloride is in small concentration is often sufficient to induce flocculation, weakly charged and organic non-electrolyte. बिल्कुल सही बात है, सोडियम क्लोराइड डेफिनेटली यूज होता है एज अ electrolyte, as a flocculating agent. The general choice of suspending agent include protective colloid, viscosity enhancer and surfactant. सभी का काम कर सकते हैं suspending agent. ओके, तो ये भी सही हो गया. Suspension may be prepared by dispersion method. Dispersion method से भी बनाते हैं. सभी के सभी तो सही है, इसमें सारे ऑप्शन सही हो रहे हैं, गलत कुछ नहीं है. तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर. डी क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट आंसर हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा PQRS वाला क्वेश्चन है. नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सस्पेंडिंग एजेंट विच आर यूज्ड इन फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन. सस्पेंडिंग एजेंट इनहेंस द एग्लोमरेशन ऑफ पार्टिकल. जी हां बिल्कुल, एग्लोमरेशन ऑफ पार्टिकल. सस्पेंडिंग एजेंट आल्सो एक्ट एज थिकनिंग एजेंट. ये सही है. एग्लोमरेशन ऑफ पार्टिकल नहीं करता, विस्कोसिटी को इंक्रीज करता है, नॉट एग्लोमरेशन. ये तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. थिकनिंग एजेंट का काम करता है, विस्कोसिटी को इंक्रीज करता है. द अमाउंट ऑफ सस्पेंडिंग डज नॉट डिपेंड ऑन द वॉल्यूम ऑफ व्हीकल बीइंग थिकन्ड इन फॉर्मुलेशन. ये भी सही है. ट्रैक एंड बीपी, कंपाउंड ट्रैक एंड पाउडर बीपी बेंटोनाइट आर यूज्ड एज अ सस्पेंडिंग एजेंट. व्हाट इज द राइट आंसर? करेक्ट आंसर इज बी. ठीक है ना, सॉरी आर. ये आपका बी इज द राइट आंसर होगा. आर और पी ये इनकरेक्ट है. ये आपका सस्पेंडिंग एजेंट का जो अमाउंट है आपका डिपेंड करेगा किसके ऊपर? वॉल्यूम ऑफ व्हीकल के ऊपर. अगर ज्यादा व्हीकल होगा तो सस्पेंडिंग एजेंट हमें ज्यादा यूज करना पड़ेगा. यदि कम व्हीकल होगा तो कम सस्पेंडिंग एजेंट यूज करेंगे. याद रखना, ज्यादा व्हीकल, समझिए बात को, क्वेश्चन को देखिए. ये तो एग्लोमरेशन तो नहीं करता, केवल क्या करता? थिकनिंग एजेंट का काम करता है. तो ये तो गलत हो गया, ये सही है. अब अमाउंट ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट दिया हुआ डज नॉट डिपेंड ऑन द वॉल्यूम ऑफ व्हीकल. डिपेंड करता है भैया, वॉल्यूम जितना कम होगा उतना कम सस्पेंडिंग एजेंट, जितना वॉल्यूम ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा सस्पेंडिंग एजेंट. तो ये भी रॉन्ग हो गया. ट्रैक एंड बीपी, कंपाउंड ट्रैक एंड पाउडर, बेंटोनाइट, ये सब क्या? सस्पेंडिंग एजेंट है. तो ये ऑप्शन दो आपके क्यू और एस तो करेक्ट है, बट पी और आर आपके इनकरेक्ट है. ठीक है, ओके. इसलिए बी इज द राइट आंसर. नहीं बेटा, सभी सही नहीं है, सभी सही नहीं है. क्वेश्चन को समझो. चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. मैच द फॉलोइंग सस्पेंडिंग एजेंट अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरी. नेचुरल पॉलीसेकेराइड. इनमें से नेचुरल पॉलीसेकेराइड कौन है? नेचुरल और पॉलीसेकेराइड है एल्जिनेट्स. सेमी सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक कौन सा है आपका? मिथाइल सेलुलोज. इनऑर्गेनिक एजेंट कौन सा होता है आपका? बीगम बेंटोनाइट, ये हो गया. और सिंथेटिक कंपाउंड आपका एरोसिल. अब निकाल लीजिए आप आंसर. कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं बेटा, सिंपल सी चीज है. क्या होगा आंसर? अब तो आपके सामने आंसर मैंने निकाल ही दिया. तो ए राइट आंसर हो जाएगा. ए क्या हो जाएगा बेटा? राइट आंसर हो जाएगा. ए इज द राइट आंसर. ठीक है, ओके. चलिए आगे बढ़ जाते हैं. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन एक्सेप्ट पूछा है इसमें. वेट गम मेथड यूज करते हो, ड्राई गम मेथड यूज करते हो, बोतल मेथड यूज करते हो. ठीक है ना, क्या यूज नहीं करते हो? हाँ जी बच्चों, कौन सी मेथड यूज नहीं करते हो? अब तो मैंने बता ही दिया. ये यूज करते हैं तो ये यूज नहीं करते होंगे. तो डी इज द राइट आंसर. पल्वराइजेशन मेथड यूज नहीं करते. देख सकते हैं पॉसिबल डिस्क्रिप्शन इसका है. अब उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सर्फेक्टेंट अकॉर्डिंग टू देयर एचएलई वैल्यू. क्या क्या काम होते हैं? एंटी फॉर्मिंग एजेंट की एचएलई वैल्यू कितनी होती है? 1 to 3 होती है. डब्ल्यू एमल्सिफाइंग एजेंट की एचएलई वैल्यू कितनी होती है आपकी? 3 to 6. वेटिंग एजेंट की 7 to 9. OW की 8 to 16. अब आंसर निकाल लीजिए, मैंने आपको बता ही दिया. नहीं बेटा, ये यूज नहीं होती. ये आपका पल्वराइजेशन मेथड यूज नहीं करते. पल्वराइजेशन का मतलब होता है साइज रिडक्शन. क्या हो जाएगा आंसर?
अब आप लोग सी बोल रहे हैं तो चलो सी चेक कर लेते हैं, मैंने तो आपको मिला दी है मैच। चलिए सी राइट आंसर हो गया। चलिए आप देख सकते हैं यहां पर ये पेटेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट लिखिए, इफ द एचएलई वैल्यू ऑफ ट्विन इज अबाउट 14 to 15, हमें पता है ट्विन की एचएलई वैल्यू इतने के आसपास हो रही, द कंपाउंड एक्ट एज सॉल्युबिलिटी इनहेंसर, OW इमल्सिफायर, W इमल्सिफायर, पेनिट्रेशन इनहेंसर। कैसे यूज करेंगे आप इसको? देखिए बच्चों, इसमें देखिए अगर मान लीजिए पर्टिकुलरली मैं ट्विन 80 बोलता तो इसमें आंसर ये भी हो जाता पेनिट्रेशन इन आंसर। मैंने जनरल ट्विन बोला है, जनरल पूछा है, तो जनरल ट्विन के केस में जो हमारा आंसर होगा वो होगा OW इमल्सिफायर। और ट्विन 80 अगर पर्टिकुलरली होता तो पेनिट्रेशन इन आंसर हो जाता। तो जो लोग डी लगा रहे हैं उनका डी आंसर करेक्ट हो जाता। बेटा सॉल्युबिलिटी इन आंसर, तो ये क्वेश्चन पर मत जाओ, क्वेश्चन बदल दिया। यहां पर SLS होता तो सॉल्युबिलिटी इन आंसर होता। क्वेश्चन को रटा मत करो। SLS की एचएलई वैल्यू कितनी होती है? मोर देन 16 होती है। वो सॉल्युबिलिटी इन आंसर का काम करता है। ओके चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इन अ सस्पेंशन द पार्टिकल साइज, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 5 to 10 माइक्रोन, 10 to 15, 0.5, 8 to 12। बताइएगा आंसर बच्चों। बात नहीं करिए बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करिए। हो सकता है क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाए, तो अगर आप अपना समय दे रहे हो मैराथन सीरीज को तो बड़ी शिद्दत के साथ में जुड़िए और क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, कंसेप्ट सुनिए। सस्पेंशन का साइज रेंज जैसे आपका इमल्शन का होता है 0.1 to 10 माइक्रोन, ठीक है ना, 10 माइक्रोन। और कोलॉइड का होता है आपका, ठीक है ना, आपका कोई 1 नैनोमीटर टू दी 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, किसका? कोलॉइड का। और इसका ट्रू सॉल्यूशन का लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। यहां पर किसका पूछा है? आपको सस्पेंशन का पूछा गया है। सस्पेंशन का आंसर क्या होगा बेटा? सस्पेंशन का करेक्ट आंसर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन? इनकरेक्ट पूछा है बेटा, सबसे पहले आपको यहां पर मार्क कर लेना है, यहां पर इनकरेक्ट पूछा है। पार्टिकल फॉर्म लूज एग्रीगेट स्ट्रक्चर, बिल्कुल करेक्ट है। सेडिमेंट इज लूजली पैक्ड, बिल्कुल करेक्ट है, हार्ड केक नहीं बनता। सेडिमेंट इज फॉर्म्ड स्लोली, सेडिमेंट इज इजीली टू रिडिस्पर्स, सेडिमेंट इजीली टू रिडिस्पर्स हो जाता है क्योंकि हार्ड केक फॉर्मेशन नहीं होता। लेकिन सेडिमेंट फॉर्म्ड स्लोली ये गलत बात है, क्योंकि रेट ऑफ सेडिमेंटेशन आपका फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन का क्या होता है? हाई होता है। तो ये बात पूरी तरह से गलत है, ये बात पूरी तरह से गलत है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। इंक्रीमेंटल पार्टिकल साइज ऑफ मेजरमेंट इन डन बाय द डायमीटर विच इज मेजर्ड बाय द यूजिंग एंडरसन पिपेट मेथड ऑफ सेडिमेंटेशन। चलिए ये क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि ये आपका माइक्रोमेरेटिक्स से लिया गया क्वेश्चन है, लेकिन सस्पेंशन के बारे में। तो आपने माइक्रोमेरेटिक्स में डिफरेंट टाइप के डायमीटर पढ़े होंगे, सरफेस नंबर डायमीटर, लेंथ नंबर डायमीटर, स्टॉक डायमीटर, वॉल्यूम नंबर डायमीटर। तो यहां पर क्या होता है कि यदि आपको किसी सस्पेंडेड पार्टिकल का आपको पार्टिकल साइज मेजर करना है बाय द एंडरसन पिपेट मेथड में, तो उसके लिए आप एक पर्टिकुलर डायमीटर असाइन करना पड़ता है उसको। जैसे सीव्स मेथड से करते हैं आप सीव डायमीटर, आप माइक्रोस्कोपिक मेथड से यूज करते हो तो आपका फेरेट, मार्टिन और प्रोजेक्टेड डायमीटर। ओके, तो उसी तरीके से यहां पर अगर एंडरसन पिपेट मेथड आप यूज कर रहे हो, ठीक है ना, यूज कर रहे हो तो कौन सा डायमीटर यूज करते हो? स्टॉक डायमीटर। स्टॉक डायमीटर वह डायमीटर होता है जो किसी स्पेरिकल का वह डायमीटर होता है कि अगर स्पेरिकल और नॉन स्पेरिकल पार्टिकल को अगर बराबर रेट से अगर आपको सेडिमेंट कराया जाए तो उनका सेडिमेंटेशन रेट बराबर होगा, तो उस केस में जो आपका स्पेरिकल पार्टिकल का डायमीटर होगा वही डायमीटर किसका होगा? आपका अनइवन पार्टिकल का, इरेगुलर पार्टिकल का होगा। इसको बोलते हैं स्टॉक डायमीटर। ठीक है, चलिए
सी इज द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ बेटर थिकनिंग एजेंट फॉर सस्पेंशन, बेटर पूछा है, ठीक है। अकेशिया भी होता है, स्टार्च भी, अकेशिया भी होता है, स्टार्च भी होता है, ट्रैकेंथ भी होता है, लैक्टोज भी, लैक्टोज नहीं होता इतना अच्छा थिकनिंग एजेंट, लेकिन अकेशिया, ट्रैकेंथ, स्टार्च तो हम यूज करते हैं। स्टार्च भी को गोली मार दी, स्टार्च को भी छोड़ दी, स्टार्च भी हम बहुत यूज नहीं करते, लेकिन अकेशिया ट्रैकेंथ में से आप निकाल दीजिए। चलिए, अकेशिया ट्रैकेंथ में क्या होगा? कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं। तो मैं जाना चाहूंगा, जो लोग बी बोल रहे हैं उन लोगों के साथ जाना चाहूंगा। क्यों जाना चाहूंगा? क्योंकि ट्रैक एंड जो होता है वो आपका स्टेबल होता है आपका एसिडिक पीएच से लेकर बेसिक पीएच पर, ठीक है। और साथ ही साथ इस कारण हम इसको वाइड रेंज स्टेबिलिटी की होती है, इसके कारण हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर आप 4 पीएच से लेकर 8 पीएच तक स्टेबल रहता है, इसलिए हम इसको बेटरली यूज कर सकते हैं। मतलब इसकी स्टेबिलिटी दोनों पीएच पर रहती है, एसिडिक पर भी और एल्कलाइन पर भी, इसलिए हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए ट्रैकेंथ हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं। अब देखिए, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉड लिवर इमल्शन द रेशियो ऑफ ऑयल वाटर गम रिक्वायरमेंट, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी FMVO, और FMVO में F इज द फिक्स्ड ऑयल, V इज द M इज द मिनरल ऑयल, V इज द वोलेटाइल ऑयल, और O इज द ओलियोरेजिन। तो यहां पर आप कॉड लीवर किस में आता है, आप खुद बताइए, कॉड लीवर किस में आता है? कॉड लीवर के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, आपको काका की ट्रिक बताई थी, ठीक है ना, काका। कैस्टर ऑयल, कॉड की लिवर ऑयल, अराचिस ऑयल और आलमंड ऑयल, ये 4 थे, ठीक है ना, काका बताया था। तो काका में कौन आ रहा है? कॉड लिवर ऑयल। तो यहां पर देखेंगे ये जो रेशियो है किसके लिए? फिक्स्ड ऑयल के लिए होता है। ये किसके लिए? मिनरल ऑयल के लिए। ये किसके लिए? वोलेटाइल ऑयल के लिए, सॉरी, वोलेटाइल ऑयल के लिए, और ये ओलियोरेजिन के लिए। तो ये फिक्स्ड ऑयल किस, इस कैटेगरी, फिक्स्ड ऑयल, कॉड लिवर ऑयल किस कैटेगरी में आता है? फिक्स्ड ऑयल कैटेगरी में आता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। जिन लोगों को ट्रिक पता थी उन लोगों ने बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। मजा आया इस क्वेश्चन में? याद आया कुछ? ओके, चलिए आगे बढ़ चलते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने बताया था फिक्स्ड ऑयल के लिए 4:1, मिनरल ऑयल के लिए 3:1, वोलेटाइल ऑयल के लिए 2:1 और ओलियोरेजिन के लिए 1:1। ये काका, इसका लिक्विड पैराफिन लिंसीड ऑयल, और इसका होता है पीटीसी, मेल फर्न एक्सट्रैक्ट। चलिए, कोलिसेंस ऑफ द डिस्पर्स ग्लोबिल एंड सेपरेशन ऑफ द डिस्पर्स एज अ सेपरेट लेयर इन एन इमल्शन इज कॉल्ड फ्यूजन। कोलिसेंस मतलब तो फ्यूजन, इंटरनल फेज ग्लोबिल या डिस्पर्स फेज ग्लोबिल का फ्यूजन होना और उसका सेपरेट, दोनों लेयर का सेपरेट फॉर्म में सेपरेट हो जाना, दोनों लेयर्स का सेपरेट हो जाना क्या कहलाता है? क्रैकिंग, क्रीमिंग, फेज इन्वर्जन, स्टिकिंग। देखिए, स्टिकिंग जैसी प्रॉब्लम नहीं होती। फेज इन्वर्जन में क्या होता है कि इमल्शन दूसरे इमल्शन में तब्दील हो जाता है, और क्रीमिंग में क्या होता है? इंटरनल फेज ग्लोबिल अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट में मूव करती है। तो बचता क्या हमारे पास? बचता हमारे पास क्या है? एक ही ऑप्शन बचता है, क्या? ए, सेपरेशन। सेपरेशन, सेपरेशन हो रहा, ऑयल फेज वाटर फेज सेपरेट होती है। सेपरेट कब होती है? क्रैकिंग के केस में होती है। तो ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ माइक्रो इमल्शन? चलिए, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? रॉन्ग स्टेटमेंट सिलेक्ट करेंगे तो राइट स्टेटमेंट अपने आप निकल जाएगा। एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। जीपेट 2019 का क्वेश्चन है। दे हैव पार्टिकल साइज मोर देन 1 माइक्रोन। मोर देन 1 माइक्रोन, कम होता है पार्टिकल साइज रेंज, कितना होता है? 0.012 0.1 माइक्रोन साइज होता है। तो ये तो गलत हो गया। पुअर स्टेबिलिटी, नहीं भैया ये तो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होते हैं, तो ये भी गलत हो गया, ये छोड़ दो अभी। दे हैव मिल्की येलो कलर, नहीं भैया ये तो ट्रांसपेरेंट होते हैं। कैसे होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं। बचता क्या है? सी ऑप्शन बचता हमारे पास। क्या बचता है? सी ऑप्शन। दे एग्जिबिट अ विस्कोइलास्टिक जेल फेज व्हेन इंटरनल फेज इज एडेड इन एक्सेस। यदि आप इसमें इंटरनल फेज एक्सेस में ऐड करोगे तो विस्को इलास्टिक जेल जैसा बन जाएगा, इसलिए सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा बेटा? सी इज द राइट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए,
चलिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपके लिए शुरू हो चुकी है, जिसका नाम है जीडीसी जीपैट अचीवर, जो आपका कुछ टेस्ट नंबर 5 आपका 25 दिसंबर को होने वाला है। टाइमिंग आपकी 7 PM से लेकर 7 PM, मतलब पहले दिन से लेकर दूसरे दिन तक, 25 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको जीडीसी क्लासेस ऐप का ऐप इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, बैच में विजिट करना है, बैच को जीडीसी जीपैट 24 आपको उसमें पुट कर देना, उसके बाद आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नहीं भैया, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है माइक्रो इमल्शन। इमल्शन मेड विद द स्पान आर जनरली स्पान अनस्टेबल, रिवर्सिबल, ओडब्ल्यू टाइप, डब्ल्यूओ टाइप। स्पान किस टाइप का इमल्सिफाइंग एजेंट होता है? स्पान किस टाइप का इमल्सिफाइंग एजेंट होता है? हाँ जी, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है। इमल्शन किस टाइप का, मैंने पूछा स्पान किस टाइप का होता है, तो आपने आंसर क्या करना है? स्पान जो होता है वो लिपोफिलिक कैरेक्टर का होता है। किस कैरेक्टर का? लिपोफिलिक। और इसकी जिसकी एचएलई वैल्यू आपने देखा 4 to 6 के अराउंड होती है। कितनी होती है? 4 से 6 के बीच में होती है। और अकॉर्डिंग टू एचएलवी स्केल 3 to 7 वाले जो इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं वो कौन बनाते हैं? आपका डब्ल्यूओ टाइप इमल्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्ले टाइप ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट? जैंथिन, बीगम, कारोपोल, सीएमसी। तो जैंथिन क्या होती है? गम होती है। कार्बोपोल आपका सिंथेटिक पॉलीमर होता है। और सीएमसी तो सीएमसी भी आपका होता है सेमी सिंथेटिक। कार्बोक्सी हमारे पास ऑप्शन बीगम, बीगम बेंटोनाइट, ये क्या होती है? आपके क्ले टाइप। बीगम, बेंटोनाइट, हेक्टोराइट, एटापोलगाइट, ये सब क्या होते हैं? क्ले टाइप के इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं। ठीक है, क्ले टाइप के इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, वीगम। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ चलते हैं। कोबाल्ट क्लोराइड फिल्टर पेपर टेस्ट इज एसोसिएटेड विद द सस्पेंशन इमल्शन सपोजिटरी पेरेंटल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। अगर जीपैट में अगर ये आ गया तो ये बोनस क्वेश्चन का काम करेगा। तो बताइए, पहले आंसर बताइएगा। जी हाँ, ये गलत नहीं होना चाहिए किसी का, किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। गलत लगेगी, गलत अगर करोगे तो भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पर क्या होगा? बी आंसर। कोबाल्ट क्लोराइड इमल्शन की टेस्टिंग के लिए हम यूज करते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से टेस्ट होते हैं? आपका क्रीमिंग टेस्ट, ठीक है, और आपका कंडक्टिविटी टेस्ट, डाई टेस्ट, डाइल्यूशन टेस्ट, फ्लोरिसेंसी टेस्ट। ठीक है, तो क्रीमिंग, कंडक्टिविटी, डाई, डाइल्यूशन, फ्लोरिसेंसी टेस्ट, ये सारे टेस्ट किसके होते हैं? आपके इमल्शन के लिए परफॉर्म करते हैं। ठीक है, चलिए, ये आपके डिफरेंट डाई टेस्ट, डाइल्यूशन टेस्ट, कंडक्टिविटी, क्रीमिंग, फ्लोरिसेंस टेस्ट, कोबाल्ट क्लोराइड, एक बोटलिंग पेपर टेस्ट भी होता है। कौन सा? बोटलिंग पेपर टेस्ट। अब यहां पर एक थोड़ा सा क्वेश्चन है, याद रखने वाला क्वेश्चन है। द इमल्शन ग्लोब्यूल वर परफेक्ट स्फीयर, कैसे है? परफेक्ट स्फीयर है, ऑफ द सेम साइज, साइज भी सेम है। द वॉल्यूम ऑफ डिस्पर्स फेज शुड नॉट एक्सीड, डिस्पर्स फेज का वॉल्यूम किससे ज्यादा, टोटल वॉल्यूम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए 72%, ऑप्शन बी 74%, ऑप्शन सी 24% और ऑप्शन डी 90%। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इस केस में? जो आपका मैक्सिमम वॉल्यूम होना चाहिए वो 74 होना चाहिए, 74%। तो आप देख सकते हैं
न्यूटोनियन के केस में 5%, सूडोप्लास्टिक के केस में 50% और 74% आपका प्लास्टिक फ्लो के केस में होगा। Which one is the correct formula for the calculating HLB value for ester type surfactant? HLB equal to 21 minus S upon A, HLB equal to E plus P upon 5, HLB equal to molecular percentage of hydrophilic group upon 5 और D all of the above। तो यहां पर क्या होगा, एस्टर टाइप आ गया। ठीक है, तो एस्टर मतलब होता है सपोनिफिकेशन नंबर और एसिड नंबर वहां पर कंसीडर होने लगता है। ठीक है, सपोनिफिकेशन नंबर और एस्टर नंबर कंसीडर होने, ये आपके इथॉक्सिलेटेड जो आपके इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं, सर्फेक्टेंट होते हैं, उनके लिए यूज करते हैं। तो एस्टर टाइप के होते हैं, उनके लिए ये वाला फॉर्मूला प्रेफरेबल होता है। कौन सा? ए, नॉट बी। बेटा बी नहीं होता, ये एस्टर टाइप पूछा है, एस्टर टाइप। कैसा? एस्टर टाइप। एस्टर टाइप के लिए करेक्ट आंसर ये हो बेटा, ये जब इथॉक्सिलेटेड चेन होती है उस केस में यूज करते हैं हम। ट्विन और स्पान के बारे में बात करते हैं तो उस केस में यूज करते हैं, और सभी सर्फेक्टेंट ट्विन और स्पान नहीं होते, उसके अलावा भी होते हैं। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहां पर ये पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है वैक्स के लिए या फिर चलिए, फॉर प्रॉपर वेटिंग ऑफ सॉलिड बाय लिक्विड द कॉन्टैक्ट एंगल मस्ट बी। वेटिंग ऑफ सॉलिड बाय लिक्विड द कॉन्टैक्ट एंगल मस्ट बी। कॉन्टैक्ट एंगल क्या होना चाहिए प्रॉपर वेटिंग के लिए? 90 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री या फिर 270 डिग्री। ओके, क्या होगा परफेक्ट वेटिंग के लिए? कॉन्टैक्ट एंगल, कॉन्टैक्ट एंगल क्या होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 0 डिग्री। और परफेक्ट नॉन वेटिंग के लिए 180 डिग्री। 90 डिग्री क्रिटिकल कॉन्टैक्ट एंगल होता है, मतलब 90 डिग्री से नीचे आने पर वेटेबिलिटी इंप्रूव होती है, और 90 डिग्री से ऊपर जाने पर वेटेबिलिटी क्या होती है? वेटेबिलिटी डिक्रीज होती है। 90 से नीचे आने पर वेटेबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है, और 90 से ऊपर जाने पर वेटेबिलिटी डिक्रीज होती है। कंप्लीट वेटिंग, कंप्लीट वेटिंग 0, कंप्लीट नॉन वेटिंग 180। चलिए, द टेम्परेचर अबव विच सम सर्फेक्टेंट बिगिंस टू प्रेसिपिटेट इज नॉन एज। वह टेम्परेचर जिस पर सर्फेक्टेंट प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाते हैं, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम? क्राफ्ट पॉइंट, क्लाउड पॉइंट, सीएमसी, प्रेसिपिटेशन पॉइंट। तो प्रेसिपिटेशन पॉइंट ऐसा सच कुछ होता नहीं है। सीएमसी आपका कंसंट्रेशन होता है, सीएमसी कंसंट्रेशन होता है, क्रिटिकल माइसेलर कंसंट्रेशन, तो टेम्परेचर तो होगा नहीं। अब बचता है क्राफ्ट पॉइंट और क्लाउड पॉइंट। तो क्राफ्ट पॉइंट वह पॉइंट होता है जिस पर क्या होते हैं? आपके माइसेल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि माइसेल बिखर रहे हैं, प्रेसिपिटेशन होना स्टार्ट हो रहा है। मतलब क्राफ्ट पॉइंट पे क्या होता है कि माइसेलर सॉल्युबिलिटी, जो सर्फेक्टेंट की सॉल्युबिलिटी इक्वल टू सीएमसी होती है। लेकिन जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एक टेम्परेचर ऐसा आता है कि आपके सर्फेक्टेंट की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होना क्या हो जाती है, सॉरी इंक्रीज होना बंद हो जाती है, सर्फेक्टेंट की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। मतलब सर्फेक्टेंट क्या होने लगते हैं? प्रेसिपिटेट होने लगते हैं। तो उस पॉइंट को नाम देते हैं हम क्लाउड पॉइंट। क्या बोलने लगते हैं हम? क्लाउड पॉइंट। क्या होगा बेटा सही आंसर? क्लाउड पॉइंट, बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अपवर्ड क्रीमिंग इज ऑब्जर्व इन, अपवर्ड क्रीमिंग ऑब्जर्व इन OW इमल्शन, W इमल्शन बोथ और माइक्रो इमल्शन। तो यहां पर बड़ा सीधा सा कंसेप्ट है, मैं आपको बताना चाहूंगा इस कंसेप्ट में। यहां पर क्रीमिंग अगर हो रही है, मान लीजिए किसी चीज की अगर क्रीमिंग होती है, इट मींस क्रीमिंग किसकी होती है? इंटरनल फेज ग्लोब्यूल्स का मूवमेंट होता है। तो हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ इंटरनल फेज ग्लोब्यूल्स अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी, ग्लोब्यूल्स अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी, डेंसिटी के अकॉर्डिंग मूवमेंट होता है। तो डेंसिटी किसकी कम होती है? वाटर हैवी होता है और आपका ऑयल क्या होता है? लाइट होता है। तो जब ऑयल इंटरनल फेज होगा तो आपका अपवर्ड क्रीमिंग होगी, और जब वाटर इंटरनल फेज होगा
तो डाउनवर्ड क्रीमिंग होगी। कैसी होगी? क्योंकि वाटर क्या होता है, अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है क्योंकि हैवी होता है, ऑयल लाइट होने के कारण अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। तो ऑयल ऑयल इंटरनल फेज किसमें? इसमें अपवर्ड क्रीमिंग है। तो ऑयल इंटरनल फेज किसमें है? इसमें इंटरनल फेज है, ये रहा। क्योंकि मूवमेंट किसका होता है? इंटरनल फेज का मूवमेंट होता है। ठीक है, ओ डब्ल्यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टोक्स फॉर्मूला फॉर द सेडिमेंटेशन वेलोसिटी इज गिवन बाय, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्टोक्स लॉ को पूछा है। क्या होगा आंसर? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर ये होगा डी स्क्वायर रो 1 माइनस रो 2 जी अपॉन 18 ईटा। और इसको अगर रेडियस के फॉर्म में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप इसको 2r स्क्वायर रो 1 माइनस रो 2 जी अपॉन 9 ईटा। इसको रेडियस के फॉर्म में भी ऐसे लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द केमिकल डिग्रेडेशन ऑर्डर ऑफ फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन? ये बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। मैं इसमें आंसर में मैं अपनी तरफ से ऐड ऑन करना चाहूंगा आपको, ठीक है ना। इसमें जो भी कुछ आंसर लगा होगा उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, मैं आपको अपना एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं यहां पर क्या होता है। देखिए वास्तविकता में जो आपका इसका जो डिग्रेडेशन होता है, ठीक है ना, सस्पेंशन का जो केमिकल डिग्रेडेशन होता है फर्स्ट ऑर्डर होता है। कैसा होता है वास्तविकता में? फर्स्ट ऑर्डर होता है, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर होता है। लेकिन कुछ फर्स्ट ऑर्डर ऐसी रिएक्शंस होती हैं तो वास्तविकता में मूल रूप से तो कैसी होती है आपकी? फर्स्ट ऑर्डर रहती है, लेकिन बिहेव लाइक जीरो ऑर्डर, लेकिन बिहेव लाइक जीरो ऑर्डर। तो इनको हम बोलते हैं हम अपरेंट जीरो ऑर्डर या सूडो जीरो ऑर्डर। डिग्रेडेशन ऑफ सस्पेंशन उसका एग्जाम्पल है, ठीक है ना, डिग्रेडेशन ऑफ जीरो उसका एग्जाम्पल है। मैं बिल्कुल सहमत नहीं उस चीज से, आप उठाकर देखिएगा, आप अपनी मार्टिन उठाकर पढ़िएगा या आप सुब्रमण्यम पढ़िए, वहां पर क्लियर मेंशन है यहां पर कि किस तरीके से होता है कि इसमें दो तरह के पार्टिकल होते हैं, लार्ज साइज के पार्टिकल होते हैं और कुछ डिसॉल्व स्टेट में पार्टिकल होते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, इसका जो बिहेवियर होना चाहिए था फर्स्ट ऑर्डर होना चाहिए था, लेकिन जो डिसॉल्व स्टेट में जो पाउडर पार्टिकल रहते हैं सस्पेंशन के, उसके कारण इसका बिहेवियर सूडो जीरो ऑर्डर हो जाता है। अब यहां पर देखिए इस तरीके से आंसर दे दिया होगा, जीरो ऑर्डर को सूडो जीरो ऑर्डर कंसीडर कर लिया गया, लेकिन वास्तविकता में जीरो ऑर्डर नहीं है। जीरो ऑर्डर तो वह ऑर्डर होता है जो एकदम से कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है, कंसंट्रेशन से पूरी तरह से क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। इसलिए मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं इस चीज से, मैं आपको जो कंसेप्ट बता रहा हूं वो सही है, ठीक है ना। जो भी दिया एनटीओ ने जीरो ऑर्डर दिया वो गलत है पूरी तरह से। इसका सही आंसर या तो फर्स्ट ऑर्डर होना चाहिए, अगर ऑप्शन में फर्स्ट जीरो सूडो जीरो ऑर्डर नहीं है तो करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑर्डर होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आंसर फर्स्ट ऑर्डर है होना चाहिए, लेकिन यहां पर भी आंसर जीरो ऑर्डर दिया गया है तो आप घबराइएगा नहीं, यहां पर आंसर फर्स्ट ऑर्डर होना चाहिए। और अगर सूडो जीरो ऑर्डर है तो उससे बेस्ट आंसर कुछ नहीं हो सकता। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए लिखा है अ ड्रग इन अ सस्पेंशन फॉलो अपरेंट जीरो ऑर्डर काइनेटिक। अपरेंट जीरो ऑर्डर करना चाहिए उसको फर्स्ट ऑर्डर के जैसे बिहेव, लेकिन उसके कंसंट्रेशन में चेंज होता दिखता नहीं है, इसलिए उसको अपरेंट जीरो ऑर्डर बोला गया है, ठीक है ना। समझ रहे बात को? देखिए ये मेंशन है क्लियर इसमें, ये आप उठा के देख लीजिएगा, वहां की उसकी लाइन है अपरेंट जीरो ऑर्डर, ठीक है। तो मैं नहीं बोल रहा, ये बुक बोल रही है। अब उसके बाद कोई कुछ भी बोले, इंटरनेट कुछ भी बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको क्लास में भी बताया गया होगा। सिलेक्ट वन ऑफ द अप्रोप्रिएट लेबलिंग डायरेक्शन
ऑन दी, मैं क्वेश्चन को कंप्लीट करूंगा, सिलेक्ट दी वन द अप्रोप्रिएट डायरेक्शन ऑन दी ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन। क्वेश्चन को करेक्ट करना चाहूंगा मैं, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा? शेक वेल बिफोर यूज। इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं हो सकता, शेक वेल बिफोर यूज। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओस्टवाल्ड राइपरिंग पॉलीमॉर्फिक ट्रांसफॉर्मेशन क्रिस्टल हैबिट टेम्परेचर साइक्लिंग टर्म्स आर एसोसिएटेड विद द इंस्टेबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन सस्पेंशन इमल्शन ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है? ओस्टवाल्ड राइपरिंग पॉलीमॉर्फिक ट्रांसफॉर्मेशन क्रिस्टल हैबिट टेम्परेचर साइक्लिंग, ये सारे के सारे टर्म्स किससे रिलेटेड होते हैं? आपके सस्पेंशन से रिलेटेड होते हैं। किससे बेटा? सस्पेंशन से रिलेटेड होते हैं। तो मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। चलिए डीएलवीओ थ्योरी के बारे में बात करते हैं। डीएलवीओ थ्योरी इज स्टेटमेंट प्यू डर्जग्राम लंडन वर्वे ओवरविक थ्योरी। सही है, डीएलवीओ का फुल फॉर्म है, ये एकदम से करेक्ट है। यूज टू एक्सप्लेन डबल इलेक्ट्रिक बैरियर थ्योरी, ठीक है, ये भी करेक्ट है। यूज टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ पॉइंटमेंट सस्पेंशन इमल्शन और कोलॉइड की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए यूज करते हैं। यूज टू एक्सप्लेन ब्राउनियन मूवमेंट ऑफ द कोलॉइड, बिल्कुल नहीं करते। स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए यूज करते हैं। तो आर एस ये सभी रॉन्ग है, पी और क्यू करेक्ट है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। The flocculated suspension is one in which zeta potential of particle flocculated suspension में, ठीक है। इसमें एक ही भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। द फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन इन इज वन इन विच जीटा पोटेंशियल ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है यहां पर। ये आपका देखिए माइनस से पॉजिटिव हुआ, ये माइनस से पॉजिटिव हुआ, माइनस से पॉजिटिव, एक भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में जो पार्टिकल होता है, इस क्वेश्चन को कैंसिल मान लीजिएगा, मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं कि यहां पर क्या होता है कि नॉर्मल केस में सस्पेंशन जब कैसा होता है, डीफ्लोकुलेटेड होता है। कैसा होता है? डीफ्लोकुलेटेड होता है। उस केस में जीटा पोटेंशियल क्या होता है? मोर देन 25 मिलीवोल्ट। अब मोर देन 25 मिलीवोल्ट कैसा भी हो सकता है, -25 मिलीवोल्ट भी हो सकता है और +25 मिलीवोल्ट भी हो सकता है। और जब हम सस्पेंशन को फ्लोकुलेटेड फॉर्म में लेकर आते हैं, जब हम सस्पेंशन को फ्लोकुलेटेड फॉर्म में लेकर आते हैं, तो उसका उसका जो जीटा पोटेंशियल डिक्रीज होकर नियर अबाउट टू जीरो हो जाना चाहिए। हालांकि जीरो तो नहीं हो रहा, लेकिन नियर अबाउट टू जीरो हो जाता है, क्योंकि वहां पर क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन। जब अट्रैक्शन हो जाता है तब जीटा पोटेंशियल क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। हमारी कोशिश यही रहती है कि जब हम डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन प्रिपेयर करते हैं तो जीटा पोटेंशियल को नियर अबाउट टू जीरो लेकर आते हैं। तो यहां पर अगर मान लीजिए ये होता ऑप्शन -20 से जीरो, तो मैं इसको करेक्ट मान लेता। -20 से जीरो होता तो मैं इसको करेक्ट मान लेता, सी ऑप्शन को करेक्ट मान, क्योंकि नियर अबाउट टू जीरो ये तो आपका डिफ्लोकुलेट से फिर से डिफ्लोकुलेटेड हो रहा है। देखिए यहां पर डिफ्लोकुलेट से डिफ्लोकुलेट फिर से हो रहा है, ठीक है। समझ में आया? तो ये मैंने कंसेप्ट बताया आपको, ठीक है। समझ गए बात को? हम कंसेप्ट पर बात करेंगे, क्वेश्चन के आंसर जो भी हो उस पर बात नहीं हो रही, ठीक है। तो आंसर कुछ भी हो, ये क्वेश्चन को कैंसिल मान के चलिएगा। मैं यहां पर आपको, अगर जिन बच्चों को पता है कि नियर अबाउट टू जीरो, तो उनका सही है करेक्ट, ठीक है। चलिए इसी आंसर दिया, इसके हिसाब से नहीं चलेंगे हम लोग। फ्लोकुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाइट फ्लफी एग्रीगेट्स हेल्ड टुगेदर बाय विच टाइप ऑफ फिजिकल फोर्सेस? वांडरवाल फोर्सेस, ठीक है। वांडरवाल फोर्सेस, कोवलेंट फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्ड और नन ऑफ द अबव। व्हाट इज द राइट आंसर? कौन सा फोर्सेस होंगे?
यस, ए इज द राइट आंसर, वंडरवॉल फोर्सेस, बहुत सिंपल है। In an emulsion, the velocity of sedimentation is found to be negative. It means the creaming velocity negative है, sedimentation के negative है, sedimentation नीचे की तरफ और इसका negative पूछा है, तो creaming absent होगी in both direction, in downward direction, in upward direction। तो sedimentation मतलब होता है downward creaming, तो C तो होगा नहीं, absent होगा नहीं, A भी नहीं होगा, तो हमारे पास क्या बचता है? D। D is the right answer। डी क्या बचेगा बच्चों? राइट आंसर, इन अपवर्ड डायरेक्शन। चलिए, साइक्लाइजेशन चेंज इन द टेम्परेचर इन सस्पेंशन टू फॉर्म क्रिस्टल ब्रिजिंग इज कॉल्ड स्वाम्पिंग, ओस्टवाल्ड राइपनिंग, फ्रीज साइक्लिंग, लेविगेशन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसका आंसर आप लोगों से चाहूंगा क्या होगा। क्या होगा? क्या हो रहा है? देखिए, साइक्लाइजेशन चेंज इन द टेम्परेचर, देखिए ये तो फ्रीज साइक्लिंग है, लेकिन इसके कारण हो क्या रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या हो रहा है? ओस्टवाल्ड राइपनिंग हो रही है। क्या हो रही है? ओस्टवाल्ड राइपनिंग हो रही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द ओस्टवाल्ड राइपनिंग। महामैराथन सीरीज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप लोग मात्र 99 रुपए में आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें वीडियो एक्सप्लेनेशन है, सभी एमसीक्यू का, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट है, साथ ही साथ ई पीडीएफ भी आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विस्कोसिटी ऑफ सस्पेंशन इज मेजर्ड यूजिंग ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर, काउंटर काउंटर मेथड, फ्रीज साइक्लिंग और माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आपको बताना चाहूंगा, सस्पेंशन जो होता है नॉन न्यूटोनियन सिस्टम होता है, और नॉन न्यूटोनियन सिस्टम के लिए जो बेस्ट जो मेथड होती है विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए, वो कौन सी होती है आपकी? ठीक है, ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर होती है। कौन सी होती है बच्चों? ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर, इसलिए ए इज द राइट आंसर। स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन इज डिपेंड ऑन टू दी विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल साइज, और डी ऑल ऑफ द अबव। चलिए, स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन इज डिपेंड ऑन दी विस्कोसिटी, डेंसिटी, पार्टिकल साइज एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो स्टोक्स लॉ को याद कर लीजिए, V इक्वल टू डी स्क्वायर रो वन माइनस रो टू जी अपॉन ईटा। तो इसमें विस्कोसिटी भी है, डेंसिटी भी है और पार्टिकल साइज है। तो क्या होगा आंसर? डी ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द थ्योरीज ऑफ इमल्सिफिकेशन? कौन सी थ्योरी ऑफ इमल्सिफिकेशन है? मोनोमोलिकुलर एडजॉर्प्शन थ्योरी, मल्टी मोलिकुलर एडजॉर्प्शन थ्योरी, सॉलिड पार्टिकुलेट एडजॉर्प्शन थ्योरी, या डी ऑल ऑफ द अबव। इससे रिलेटेड इस जैसा क्वेश्चन हमने कुछ समय पहले किया था, तो मैंने आपको डिफरेंट टाइप की थ्योरीज के बारे में बताया था। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर? इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑल ऑफ द अबव। चलिए, on commercial scales emulsion are prepared by centrifugation method, dialysis method, freezing method, homogenization method। सेंट्रीफ्यूगेशन, डायलिसिस, फ्रीजिंग ऐसा कुछ मेथड नहीं होती, लेकिन हाँ होमोजेनाइजेशन मेथड रहती है, अल्ट्रासोनिक फायर मेथड रहती है। ये सब क्या रहती है आपकी कमर्शियल स्केल पर या लार्ज स्केल पर हम यूज करते हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर। पिस्टल मोटर मेथड जो होती है वो स्मॉल स्केल पर होती है, इसके अलावा ये आपकी सारी की सारी जो मेथड है वो लार्ज स्केल मेथड है। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, नॉन आयनिक टाइप सर्फेक्टेंट यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन, ट्विन, लेसिथिन, सिट्रीमाइड, ट्रैकेंथ। देखिए, लेसिथिन एम्फोटेरिक होता है, सिट्रीमाइड कैटायनिक होता है, ट्रैकेंथ और अकेशिया एनायनिक नेचर के होते हैं। यहां पर पूछा नॉन आयनिक, क्या पूछा यहां पर? नॉन आयनिक। तो बेस्ट आंसर क्या होगा? बेस्ट आंसर क्या होगा? ए इज द बेस्ट आंसर। ए इज द बेस्ट आंसर, ट्विन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। एडवांटेज ऑफ सस्पेंशन एक्सेप्ट, सस्पेंशन कैन मास्क द एडवांटेज ऑफ सस्पेंशन एक्सेप्ट पूछा है। सस्पेंशन कैन मास्क द अनप्लीजेंट, बिल्कुल मास्क कर देते हैं, क्योंकि ड्रग इंडिसॉल्व स्टेट में होती है तो अनप्लीजेंट टेस्ट या ऑर्डर नहीं आता है।
ड्यूरेशन एंड ऑनसेट ऑफ एक्शन कैन बी कंट्रोल, बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं पार्टिकल साइज से। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ठीक है ना, ड्यूरेशन एंड ऑनसेट ऑफ एक्शन कैन बी कंट्रोल, सी और डी दोनों हो गए। इसको मैं इसको क्या कर देता हूं, इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ऑल कर देता हूं, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है ना, ठीक, ऑल ऑफ दी अबव। यहां पर देखें बी ऑप्शन, ड्रग यूनिट सस्पेंशन एग्जिबिट लोअर रेट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी, लोअर रेट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी, ये इसका डिसएडवांटेज है, ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज है, नॉट एडवांटेज। सॉल्यूशन के कंपैरिजन में इसकी बायोलिटी कम होती है, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों, आज की मैराथन सीरीज में इतना ही। तो आई होप आप लोगों को आज बहुत सारी नई चीजें सुनने को, समझने को मिली होंगी, कंसेप्ट और क्लियर हुए होंगे, और साथ ही साथ कुछ आपके रिवीजन भी हुआ होगा। तो डेफिनेटली ये आपके सस्पेंशन इमल्शन जो चैप्टर है आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आज अच्छे से तैयार हो गया, और फाइनल एग्जाम के लिए हम इसको कह सकते हैं कि हाँ, हमारे टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर है, और हम इसके थ्रू हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, स्कोर कैसा रहा आप लोगों का, प्लीज स्कोर शेयर कीजिए। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा, डिपेंड ऑन टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। जब मैं क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली इसकी कैलकुलेशन बताऊंगा आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो आप लोग नॉनसेंस चैट करते हो किसी से भी, उससे थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए बेटा। ये आप लोगों के लिए, हम किसी कैरियर के लिए और हमें किसी लक्ष्य के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इस तरीके से नॉनसेंस बातें करके किसी को हर्ट करने का नहीं है। आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर हम लोग अपना 1 आवर का टाइम दे रहे हैं, तो 1 आवर का टाइम जो आप पूरी तन्मयता से, पूरे शिद्दत के साथ में आप यहाँ पर जुटिए, जुड़िए, और ध्यान रखिए इस चीज का कि किसी को आपकी बातों से दुख ना पहुंचे। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए और बहुत सारी पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।